हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट टू आ रहा है। अपन ने पिछली क्लास में एपिथेलियम टिश्यू को अपने क्लियर करा था। आज अपन जिस टिश्यू की बात करेंगे वो है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, आज अपन बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। तो मैंने जैसे अपने शुरू में पढ़ा था कि अपने ह्यूमन बॉडी में चार टाइप के टिश्यू होते हैं: एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू बड़ा, लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि चारों टिश्यू में सबसे अबंडेंट, सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा टिश्यू आपकी बॉडी में पाया जाता है? तो आंसर जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। तो लिखो यहाँ पे मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा एंड वाइडली स्प्रेड, या वाइडली अपन बोल सकते हैं, मतलब सबसे ज्यादा फैला हुआ, वाइडली स्प्रेड, मतलब जो हर जगह पाया जाता है, वो कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू अपनी बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाने वाला टिश्यू होता है। नेक्स्ट बात आते हैं यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस। क्या थे? इंटरसेलुलर स्पेस। अपने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था कि जो आपके एपिथेलियम टिश्यू होते हैं वो क्लोजली पैक्ड सेल होती है, कि उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम पाया जाता है, मैट्रिक्स बहुत कम पाया जाता है, बिकॉज क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस है वो एक अच्छी क्वांटिटी में रहता है। इंटरसेलुलर स्पेस होता है, प्रेजेंट होता है ना, और उसमें मैट्रिक्स होता है, वो भी लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। लार्ज अमाउंट में मैट्रिक्स पाया जाता है। यहाँ पे मैट्रिक्स के साथ कुछ फाइबर पाए जाते हैं, ये भी अपन पढ़ेंगे। एंड ब्लड सप्लाई भी पाई जाती है। ब्लड सप्लाई या ब्लड वेसल्स है, ये भी यहाँ पे पाई जाएंगी। क्लियर हुई ये बात? तो मैंने देखा कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में मैंने बताया कि जो देखो कनेक्टिव टिश्यू का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स होता है ना, मैंने ये बताया कि मैट्रिक्स यहाँ पे लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, और मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे फाइबर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फाइबर पाए जाते हैं। मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे फाइबर भी पाए जाते हैं, जो तीन, मेनली दो टाइप के तो होंगे, एक तो कोलेजन और एक इलास्टिन फाइबर यहाँ पे पाए जाते हैं। एक तीसरा टाइप का रेटिकुलर फाइबर भी पाया जाता है, लेकिन ये फाइबर यहाँ पे पाए जाते हैं, और यही फाइबर बताते हैं कि मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोल सकते हो आप कॉलेज वो कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू में जो उनको स्ट्रक्चर सपोर्ट देता है वो ये फाइबर ही देते हैं। तो यहाँ पे फाइबर पाए जाते हैं जो कि इसको, मैट्रिक्स को थोड़ा जेली लाइक या सेमी सॉलिड बना के रखते हैं। सेमी सॉलिड या जेली लाइक बना के रखते हैं। तो यहां तक बात आपको समझ में आई कि आपके मैट्रिक्स में कुछ फाइबर पाए जाते हैं, जैसे कोलेजन, इलास्टिन पाए जाते हैं, जो कि एक सपोर्टिंग नेटवर्क का काम करते हैं, आपकी सेल को सपोर्ट देते हैं, और वो एक बिल्कुल जेली लाइक फ्लूइड बनाते हैं, सेमी सॉलिड फ्लूइड इसको बनाते हैं। फिर अपन एक ओवरऑल देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू है, उस कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन क्या है, क्या उसके काम होने वाले हैं, तो उसको अपन देखते हैं। ठीक है, तो मेनली इसके चार फंक्शन अपन देखते हैं। आपको वन बाय वन करके आगे मैं बताऊंगा भी कि ये फंक्शन कहाँ पे पाए जाते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे एक अपन टिश्यू पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू। एक एडिपोज टिश्यू भी अपन पढ़ते हैं। उसका मेन काम क्या होता है? फैट सेल होती है, और उसका मेन काम होता है इंसुलेशन का। मतलब कहते हैं ना, जो इंसान थोड़े चर्बी वाले होते हैं, मोटे होते हैं, उनको सर्दी नहीं लगती, इतनी ज्यादा सर्दी नहीं लगती, उनको गर्मी लगती है, क्योंकि ठंड उनके शरीर के अंदर तक नहीं जा पाती। जो उसके जो फैट वाली लेयर होती है वो इंसुलेशन का काम करती है एक तरह से। कुछ भी मतलब इंसुलेशन मतलब कि आर पार नहीं होने देता हीट को, है ना, तो उसका काम करती है ये। दूसरा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कैसे? कि इसमें पहली बात तो कोलेजन होता है, इलास्टिन होता है, ये पहले बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है इनको। ठीक है, दूसरी बात अपन ये पढ़ेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू, है ना, डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे आगे जाके। उसमें जितनी भी आउटर कवरिंग होती है, चाहे वो ट्यूनिका एडवेंटिशिया हो, ट्यूनिका एल्बुजिनिया हो, डूरा मैटर हो, जो भी आपके सिर का कवच होता है, तो ये सब प्रोटेक्शन का तो काम करते हैं। तो ये भी किसके बने होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के होते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट तो आपको पता है, जैसे अपनी बॉडी में जो ब्लड होता है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है,
तो ब्लड का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट करने का ही तो काम है, न्यूट्रिएंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ये ब्लड का ही काम होता है। और नेक्स्ट स्ट्रक्चरल सपोर्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट आप जानते हो कि जो अपनी बॉडी में बोन है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जैसे बोन है, कार्टिलेज है, वो आपकी बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रही है, वो अपनी बॉडी को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती हैं। तो अपन कह सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू के चार काम है, इंसुलेशन जो मेनली एडिपोज टिश्यू देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटेक्शन जो कि डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू देते हैं। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट जो कि आपको ब्लड देता है, ये भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड आगे जरूर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर में अपन ने पढ़ा कि कार्टिलेज हो गया एंड बोन जो आपको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। तो अपन ने ये एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू के क्या पढ़े, फंक्शन पढ़े। अब नेक्स्ट अपनी टॉपिक आता है कि सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी कुछ तरह की स्पेशल सेल पाई जाती हैं, उनको अपन पढ़ते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, मेनली मैं आपको बता देता हूँ, एक बार डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, थोड़ा लाइन पे मत जाना, ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। एक बार स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ। वन मिनट। सपोज ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। इसके अंदर आपको ये पता है कि इसके अंदर आपके क्या भरा रहता है, फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है। ये फ्लूइड क्या होता है, ये मैट्रिक्स है, ये वाला फ्लूइड है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। मैंने ये बताया कि बिल्कुल सेमी सॉलिड होता है, जेली लाइक होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट जो पहली सेल की अपन बात करते हैं, जो सबसे फर्स्ट सेल इंपॉर्टेंट सेल है, ठीक है। एक यहाँ पे बिल्कुल राउंड राउंड इरेगुलर शेप की कुछ सेल पाई जाती हैं, और सबसे मैक्सिमम सेल पाई जाती हैं, इनका नाम है फाइब्रोब्लास्ट सेल। क्या है, फाइब्रोब्लास्ट सेल। इंपॉर्टेंट सबसे अबंडेंट अमाउंट में जो सेल पाई जाती है वो फाइब्रोब्लास्ट सेल पाई जाती है। पहली सेल है फाइब्रोब्लास्ट सेल। इसके बाद में कुछ यहाँ पे फैट वाली सेल पाई जाती है, जो मैं बिल्कुल राउंड राउंड दिखा रहा हूँ। इन सेल को नाम देते हैं एडिपोस सेल या एडिपोसाइट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एडिपोसाइट या फैट सेल। क्लियर, या तो फैट सेल बोल दो या एडिपोसाइट बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ डार्क इरेगुलर शेप, बड़ी बड़ी लार्ज साइज की सेल भी पाई जाती है, तो ये अपन ने देखा, इसको बोलते हैं फैट सेल। इनके अलावा ये बड़ी बड़ी सेल्स पाई जाती है, इनको बोला जाता है मैक्रोफेज, ठीक है। क्या बोला जाता है, मैक्रोफेज, ठीक है। तो ये चार तरह की मेन मेन सेल यहाँ पे पाई जाती है। सॉरी, अभी तो तीन ही है, एक सेल और पाई जाती है, यहाँ पे एक सेल और पाई जाती है, बिल्कुल आपके बेसोफिल, ब्लड में बेसोफिल पाई जाती है, उसकी जैसी होती है मास्ट सेल। तो अपने मेनली देखा कि यहाँ पे साथ चार तरह की सेल है, यहाँ पे चार तरह की सेल अपने देख रही हो। पहली सेल अपन जो देखते हैं वो देखते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल, सबसे मेन सेल है फाइब्रोब्लास्ट सेल। उसके बाद में अपन ने देखा एडिपोसाइट या फैट सेल, एडिपोसाइट। नेक्स्ट अपन ने देखा वो थी अपनी मैक्रोफेज, एंड उसके बाद में अपन ने देखा मास्ट सेल। इनके बारे में पढ़ेंगे। ये कनेक्टिव टिश्यू में किसी में ज्यादा किसी में कम, लेकिन मेजरली ये चार टाइप की सेल हर कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती है। इनके साथ ही कुछ फाइबर भी पाए जाते हैं बीच में। तो मैट्रिक्स है ना, तो मैट्रिक्स तो ऐसे ऑलमोस्ट प्रोटीन होता है, लेकिन इस प्रोटीन है और थोड़ा पानी लिक्विड शेप होता है, लेकिन इसको थोड़ा जो भी कंसिस्टेंसी इसकी बढ़ती है, थोड़ा इसकी जेली लाइक बन जाता है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, वो इसलिए बढ़ती है कि इसमें कुछ फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, इनमें फाइबर्स पड़े रहेंगे, ठीक है, ऐसे फाइबर्स होते हैं।
और ये दो तरह के फाइबर होते हैं मेनली, मैं बता रहा हूँ। एक तो होता है कोलेजन फाइबर और एक होता है इलास्टिन फाइबर। इनको भी पढ़ेंगे, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इलास्टिन को बोलते हैं येलो फाइबर, कोलेजन को बोलते हैं व्हाइट फाइबर। ठीक है, अब अपन एक एक सेल के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये सेल क्या काम आती है, ये सेल क्या काम आएगी, क्योंकि आपसे यदि ये पूछ ले कि कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर बताओ तो भी अपन बता सके। तो सबसे फर्स्ट सेल अपने आती है, वो है फाइब्रोब्लास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट सेल, देखो फाइब्रोब्लास्ट जैसा नाम से हमको दिख रहा है, फाइब्रो प्लस ब्लास्ट, है ना। जैसे अपन को नाम से दिख रहा है फाइब्रो प्लस ब्लास्ट, फाइब्रो मतलब फाइबर और ब्लास्ट मतलब फॉर्मेशन, मतलब ये फाइबर बनाता है। जो भी आपके मैट्रिक्स है, तो उस मैट्रिक्स में जितने भी फाइबर है वो फाइब्रोब्लास्ट सेल ही बनाती है। तो आप कह सकते हो मैट्रिक्स का फॉर्मेशन, मैट्रिक्स सिंथेसिस, मैट्रिक्स के साथ में फाइबर सिंथेसिस, कोलेजन फाइबर है वो, और साथ में ये इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोल सकते हैं। मैट्रिक्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तो होता है। तो मैट्रिक्स फाइबर या ईसीएफ का जो सिंथेसिस करता है वो कौन करता है, फाइब्रोब्लास्ट सेल ही करती है। नेक्स्ट बात ये भी देखना कि मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में जो सेल पाई जाती है वो फाइब्रोब्लास्ट होती है। अबंडेंट सेल इन कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में यदि कोई सेल जो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है वो कौन सी होती है, फाइब्रोब्लास्ट सेल ही होती है। ये आपके मैट्रिक्स बनाने का काम करता है, मैट्रिक्स बोल दे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोल दो, उसको बनाने का काम करता है। साथ ही साथ ये फाइबर सिंथेसिस का भी काम करता है। तो मैंने बताया कि मैट्रिक्स के अंदर जो ये सेल होती है किसी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, जो ये वाली सेल है, ये ही इसके अंदर का जो मैट्रिक्स है या कोलेजन फाइबर है, इनको सिंथेसिस करने का काम कर रहा है। इसके अलावा इसका एक काम हो रहा है, जब भी आपकी बॉडी में वुंड हीलिंग होता है, आपको बताएंगे कि वुंड हीलिंग होती है, तो वुंड हीलिंग के 4 स्टेप होते हैं, अपन आगे जाके देखेंगे। बहुत अच्छी ट्रिक्स है उनकी, 4 स्टेप होते हैं। वुंड हीलिंग 4 स्टेप में होती है, ठीक है। वैसे मैं बता देता हूँ कि पहला स्टेप होता है हीमोस्टेसिस, ठीक है। इसके बाद में सेकंड स्टेप आता है इन्फ्लामेटरी। वैसे अपना टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा आइडिया बता देता हूँ इस टॉपिक को समझाने के लिए। इसके बाद में आता है प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन एंड इसके बाद में आता है रिमॉडलिंग, ठीक है। तो इस तरह से इसके 4 स्टेप होते हैं। ये हार्स टू डे होता है, 8 से दिन में होता है। ये आपके 2 से 21 डेज तक का होता है, सॉरी 1 to 4 डेज का होता है, सॉरी ये आपको 1 to 4 डेज का होता है। क्या होता है यार ये, 1 to 4 डेज तक का होता है। जो कि प्रोलिफरेशन होता है वो 4 to 21 डेज का होता है। आगे जाके अपन पढ़ेंगे, पैथोलॉजी में पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर में। एंड रीमॉडलिंग किया जाता है जो 2 इयर्स तक चलता है। तो ये 4 फेज में आपकी वुंड हीलिंग होती है। वुंड हीलिंग का एक काम क्या होता है इसमें कि फाइब्रोब्लास्ट सेल किस तरह काम करती है। सपोज ये दो आपकी स्किन है वो इस तरह से दूर दूर हो गई, तो फाइब्रोब्लास्ट सेल इनको पास आती है, स्किन जब पास आती है और फिर इनमें वो क्या करता है, इन्फ्लामेशन आता है, ग्रैन्युल फॉर्मेशन करते हैं। तो ग्रैन्युलेशन का काम करता है, मतलब कि पहले तो दोनों टिश्यूज को पास में लाएंगे, इंसिजन लग गया तो दोनों टिश्यू के जो एज है उनको पास में लाते हैं, फिर वो भरते हैं उसको। बढ़ने का प्रोसेस कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि भर जाता है, घाव भरना बोलते हैं उसको, तो वो ग्रेनुलेशन बोलते हैं उसको ना। तो ग्रेनुलेशन का काम है वो फाइब्रोब्लास्ट सेल ही करती है, उसमें फाइबर बना के। तो कई बार कहते हैं कि ग्रेनुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो स्कार फॉर्मेशन हो जाता है, और अल्टीमेट उसमें जाके जब इरेगुलर तरीके से होता है तो फाइब्रोसिस हो जाता है, फाइब्रोटिक चेंज बोलते हैं। तो काफी आपको पैथोलॉजी देखने को मिलती है। अब देखो फाइब्रोब्लास्ट सेल की 3 फॉर्म पाई जाती है, 3 फॉर्म में फाइब्रोब्लास्ट सेल पाई जाती है। एक तो फाइब्रोब्लास्ट होती है, एक्टिव फेज है, फाइब्रोब्लास्ट है वो एक एक्टिव फेज है, ये एक्टिव सेल होती है जो कि आपके ईसीएफ बनाएगी, वुंड हीलिंग में आपको फायदा देगी। साथ में जो इनएक्टिव फॉर्म होती है, जो इसका इनएक्टिव फाइब्रोब्लास्ट होता है, उसको अपन बोलते हैं फाइब्रोसाइट। क्या बोलते हैं, फाइब्रोसाइट बोलते हैं। ये इनएक्टिव होती है, मतलब फाइब्रोसाइट ही एक्टिव होकर फाइब्रोब्लास्ट बनाती है। और इसके बाद में एक और होती है मायोफाइब्रो,
मायोफाइब्रोसाइट। इसमें क्या होता है, एक्टिन एंड मायोसिन जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाए जाते हैं। मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाए जाते हैं, और इन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ही जो वुंड हीलिंग में हेल्प करते हैं ना? जो मैं कह रहा हूँ ना कि दोनों एज को पास में लाएंगे, दोनों छोरों को पास में लाते हैं वो वुंड के, और फिर अंदर से भरते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होते होते वो घाव भरते हैं, तो वहां पे जो मेन काम करता है वो मायोफाइब्रोसाइट ही करता है। तो मैंने बताया कि फाइब्रोब्लास्ट की 3 फॉर्म होती है। ये बात देख लेते हैं कि आपकी बॉडी में जो सबसे अबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है वो है फाइब्रोब्लास्ट सेल। ठीक है, बॉडी में नहीं, कनेक्टिव टिश्यू में। इसका काम होता है जो मैट्रिक्स है, ईसीएफ है, उसको बनाना, और साथ में उसमें उसको सेमी सॉलिड या जेली लाइक बनाने के लिए मैट्रिक्स को, उसमें फाइबर का सिंथेसिस भी फाइब्रोब्लास्ट सेल ही करती है। ये इसी के अलावा ये वुंड हीलिंग का भी काम करती है। वुंड हीलिंग में जो घाव को भरने का काम करता है वो फाइब्रोब्लास्ट ही करता है। इसकी 3 फॉर्म होती है। फाइब्रोब्लास्ट जो एक्टिव फॉर्म है, फाइब्रोसाइट जो प्रो फॉर्म है या इनएक्टिव फॉर्म है, और नेक्स्ट आता है मायोफाइब्रोसाइट। इसके अलावा अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं जो दूसरी सेल है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं जो दूसरी सेल है वो है आपकी एडिपोसाइट। एडिपोसाइट या इसको अपन बोलते हैं फैट सेल। अब ये तो आप सब जानते हो कि इसमें क्या होने वाला है फैट सेल में। ये क्या होता है, अपन जितना भी कहते हैं कि यार इसको फैट है, स्किन के नीचे जो अपने फैट पाया जाता है उसको अपन बोलते हैं एडिपोसाइट। तो ये एक तरह से फैट सेल होती है। इसको फैट सेल भी बोल सकते हैं, फैट टिश्यू भी बोल सकते हैं। और स्टोरेज ऑफ एनर्जी होता है। स्टोरेज ऑफ एनर्जी, आपको पता है कि अपने बॉडी में 3 न्यूट्रिएंट कंपोनेंट होते हैं। एक होता है फैट होता है, दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा होता है प्रोटीन। मैक्सिमम एनर्जी होती है जो 9 कैलोरी पर ग्राम होती है, वो किसमें होती है, आपके मिलीग्राम होती है, वो किसमें होती है, आपके फैट में होती है। जबकि 4 किलो कैलोरी होती है, 4 किलो कैलोरी वो होती है आपके कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में। लेकिन मैक्सिमम एनर्जी होती है वो आपके फैट सेल में होती है। तो स्टोरेज ऑफ एनर्जी भी इसको बोला जाता है। साथ में इसके और भी काम है। स्टोरेज ऑफ एनर्जी तो है, साथ में मैंने बताया आपको इंसुलेशन का काम इसका होता है। बल्कि जो जिनके अंदर चर्बी होती है उसको मैंने बताया कि सर्दी कम लगती है, क्योंकि हीट उसमें एक्सचेंज नहीं हो पाती। जो आपके फैट लेयर है वो एक तरीके से बीच में आके इंसुलेशन का काम करने लगती है। इसके अलावा ये आपकी बॉडी में कुशनिंग का काम भी करती है। जो फैटी लोग हैं उनमें आप सब जानते हो कुशनिंग का काम होता है, जो एक तरह से प्रोटेक्शन होता है। अरे डायरेक्ट आपके वाइटल ऑर्गन में कोलिजन्स ना हो, उनमें डायरेक्ट कोई एक्सीडेंट ना हो, तो उसके लिए फैट एक तरह से कुशन का काम भी करता है। तो इस तरह से अपने एडिपोसाइट को भी यहाँ पे पढ़ा। एडिपोसाइट के बाद में अपन जो देखते हैं 3rd नंबर की सेल, वो है आपकी मैक्रोफेज। मैक्रोफेज, और मैक्रोफेज अपन सब जानते हैं कि एक तरह से फैगोसाइट का काम करती है, फैगोसाइटोसिस का काम करती है। ये भी एक तरह से याद रखना, लार्ज सेल होती है, लार्ज साइजिंग सेल होती है, और इरेगुलर होती है। ठीक है, इरेगुलर प्रोसेस होते हैं इसमें। और ऐसे इरेगुलर प्रोसेस आपके ना फाइब्रोब्लास्ट सेल में भी होते हैं, वहां भी लिख लेना। फाइब्रोब्लास्ट सेल में भी इरेगुलर प्रोसेस पाए जाते हैं। इरेगुलर प्रोसेस का मतलब क्या होता है ये मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। इरेगुलर प्रोसेस का मतलब क्या होता है, एक बार डायग्राम की हेल्प से आपको समझाता हूँ कि ये सेल कुछ ऐसे इस टाइप की सेल्स होती हैं। इसमें जो ये हैं ये आपके प्रोसेस होते हैं, और ये कोई रेगुलर नहीं होती, चेंज होते रहते हैं। मतलब कि ये सेल्स है वो अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करती रहती है। जनरली मैक्रोफेज के बारे में तो बताया जाता है कि रेस्ट फेज में ये ओवल या राउंड शेप होती है। लेकिन जैसे ये किसी इनके पास में कोई भी सेल डिब्रिस आता है, डेड सेल आती है, कोई पैथोजेंस आते हैं, ये अपने सूडोपोड्स निकाल लेती हैं, ये प्रोसेस बनाती हैं, और इस प्रोसेस से फिर उसको इंगल्फ करती हैं, और उसके बाद उसको प्रोसेस करती हैं। ठीक है, तो ये लार्ज इरेगुलर शेप की सेल होती है। और आपको वैसे तो पता है कि डब्ल्यूबीसी में, आप ये चीज जानते हो कि डब्ल्यूबीसी में 5 टाइप की सेल पाई जाती है। ठीक है, पहली होती है इयोसिनोफिल, उसके बाद में आती है बेसोफिल, उसके बाद में आती है न्यूट्रोफिल, उसके बाद में लिम्फोसाइट, और उसके बाद में आती है मोनोसाइट। उसमें कहते हैं कि ये सेल होती है, ये तो ग्रेन्युलोसाइट होती है।
ग्रेन्युलोसाइट होते हैं, जबकि ये दो सेल होती हैं वो क्या होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये मोनोसाइट में एक तरह से मैक्रोफेज आ गया, ये क्या होती हैं, ये एग्रेन्युलोसाइट होती हैं। ठीक है, ये अपन जानते हैं। ठीक है, लेकिन आप एक चीज याद रखना कि इनमें तो ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे, जो इओसिनोफिल है, बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल, इनमें ग्रेन्यूल्स पाएंगे, लेकिन लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में क्या ग्रेन्यूल्स नहीं पाए थे क्या? इनमें भी ग्रेन्यूल्स होते हैं पर बहुत कम अमाउंट में, लेस अमाउंट, है ना। लेकिन ग्रेन्यूल्स इनमें भी होते हैं। ग्रेन्यूल्स आपके लिम्फोसाइट मैक्रोफेज में भी ग्रेन्यूल्स पाएंगे, लेकिन बहुत कम अमाउंट में पाएंगे, इतने की आपको माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिख पाते, लेकिन ग्रेन्यूल्स इनमें भी होते हैं। तो ये मत सोचना कि इनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते, इनमें भी ग्रेन्यूल्स होते हैं। ग्रेन्यूल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ये सब आपके लाइन टू लाइन आपकी रोज एंड विल्सन वाले बुक में लिखा हुआ है, बट नॉट सिग्निफिकेंट विजिबल, मतलब कि आपको अच्छी तरह सिग्निफिकेंट के साथ दिखेंगे नहीं, इतने अमाउंट में भी नहीं पाया जाता है, कोई लेस अमाउंट में ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, लेस अमाउंट में यहाँ पे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। इसके बाद में बताया गया है कि जो मैक्रोफेज है वो दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है फिक्स्ड, फिक्स होती है, मतलब कि एक जगह बैठी हुई है, जैसे कुफर सेल है लिवर में, एक जगह लिवर के जो साइनोसॉइड्स होते हैं उनमें कुफर सेल पाई जाती है, और वो एक जगह फिक्स है और वहीं से वो अपना सारा काम कर देती है पैथोजेंस को मारने का। और एक होती है जो सर्कुलेटिंग होती है, क्या होती है, सर्कुलेटिंग होती है, या अपनी बुक में लिख रखा है मोटाइल होती है। जैसे आप जानते हो कि मोनोसाइट जो ब्लड में सर्कुलेट होती रहती है, मोनोसाइट ब्लड में सर्कुलेट होती रहेंगी, एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है। तो मोटाइल है जो कि फिक्स्ड होती है आपकी कुफर सेल, जो कि लिवर के साइनोसॉइड्स में पाई जाती है। तो ये सब क्या है, आपके मैक्रोफेज होती है। ठीक है, मैक्रोफेज का ये अब बताने की जरूरत है नहीं कि इंपॉर्टेंट पार्ट बनाती है आपके फेगोसाइट का, डिफेंस का काम करती है, तो ये भी लिख देते हैं एक्टिवली, एक्टिवली फेगोसाइट होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिफेंस, इम्यून सिस्टम में अपन इनको अच्छे से पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिफेंस होती है ये। ठीक है, ये करती क्या है, इंगल्फ करेंगी एंड डिस्ट्रॉय करती है किसी भी पैथोजन को, डिस्ट्रॉय टू डिस्ट्रॉय ऑफ पैथोजन, है ना। किसी पैथोजन को पहले इंगल्फ करेंगे स्यूडोपोड्स से, जैसे सपोज यहाँ पे कोई पैथोजन है तो पहले इसको इंगल्फ करेंगे, फिर उसको इसके अंदर लाइसोसोम पाए जाते हैं, अबंडेंट अमाउंट ऑफ लाइसोसोम, इसके अंदर अबंडेंट अमाउंट में लाइसोसोम पाए जाते हैं, वो लाइसोसोम एक्टिव होते हैं। ठीक है, और उन्हीं लाइसोसोम, एक्चुअली क्या होता है, लाइसोसोम को एक्शन करने के लिए एक एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है 5 to 6 pH का। नॉर्मली जो साइटोप्लाज्म होता है उसका पीएच रहता है 7। ठीक है, लेकिन जैसे कोई पैथोजेंस आता है ना, तो ये अपनी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड या कुछ एसिडिक सब्सटेंस रिलीज होते हैं, जिससे उसका पीएच 5 to 6 पहुंच जाता है। जैसे पीएच 5 to 6 पहुंचता है, लाइसोसोम एक्टिव हो जाते हैं और फिर वो किलिंग का काम करते हैं। अपन ये पढ़ेंगे, या पैथोलॉजी में सब पढ़ते हैं अपन कैसे ये किलिंग का काम करते हैं। अपन कुछ इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट अपन देख लेते हैं कि कौन कौन सी मैक्रोफेज अपनी बॉडी में पाई जाती हैं। तो जैसे कि पहले ही देखते हैं लंग्स में कौन सी पाई जाती है। तो लंग्स में नॉर्मली जो पाई जाती है उसको या तो आप डस्ट सेल बोल लो, लेकिन आजकल डस्ट सेल कोई नहीं बोलता, इसको बोलते हैं एल्वियोलर सेल। क्या बोलते हैं, एल्वियोलर सेल। इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं तो लिवर, लिवर में मैंने बताया कि लिवर के जो साइनोसॉइड होते हैं उसमें जो सेल पाई जाती है उसको बोलते हैं कुफर सेल। ये आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आते रहते हैं, कुफर सेल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं ब्रेन में। तो ब्रेन में जो सेल पाई जाती है उसको बोलते हैं माइक्रोगिलियल सेल। कौन सी पाई जाती है, माइक्रोगिलियल सेल। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं बोन में। तो बोन में अपन बात करते हैं ओस्टियोक्लास्ट। कौन सी पाई जाती है, ओस्टियोक्लास्ट सेल पाई जाती है। नेक्स्ट अपन देखें तो प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा में जो सेल पाई जाती है ये इंपॉर्टेंट है, ओबीजी में पढ़ेंगे, 4 साल बाद आप पढ़ोगे हैपबर्ग सेल। ठीक है, इसके बाद
किडनी कहाँ पे है? किडनी में कौन सी सेल पाई जाती है? किडनी में जो सेल पाई जाती है उसका नाम है आपके मेसेंजियल सेल। कौन सी सेल पाई जाती है? मेसेंजियल सेल पाई जाती है। फिर आता है स्प्लीन। स्प्लीन जानते हो ना? स्प्लीन जो एक लिम्फोइड ऑर्गन है, इसमें जो पाई जाती है वो होती है लिटोरल सेल। कौन सी पाई जाती है? लिटोरल सेल। या कई बुकों में इसको रेड पल्प सेल भी लिखा रहता है। क्लियर? इसके बाद एक और याद रख लो आप, स्किन। डर्मा पढ़ेंगे जब देखेंगे कि इसमें पाई जाती है लैंगरहैंस सेल। कौन सी पाई जाती है? लैंगरहैंस सेल। तो इस तरह से अपन ने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ये सेल्स पाई जाती है। ये सब क्या होती है? मैक्रोफेज होती है। क्या होती है? ये मैक्रोफेज होती है। ठीक है। तो मैक्रोफेज के बारे में पढ़ा अपन ने कि रेगुलर प्रोसेस होते हैं, ग्रैन्यूल्स इसमें भी होते हैं लेकिन कम अमाउंट में, फिक्स होती है और सर्कुलेटिंग होती है, और ये एक्टिवली फैगोसाइट का काम करती है। एक्टिवली ये फैगोसाइट सेल का भी ये क्या करती है? काम करती है। ठीक है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, एक सेल और है, लास्ट सेल है, वो है मास्ट सेल। क्या है? मास्ट सेल। मस्त सेल है। समझो ये क्या होती है, इसको समझने की कोशिश करो कि इसमें क्या होता है। मास्ट सेल, ये आपके ब्लड में एक सेल पाई जाती है, आप सब जानते हो, बेसोफिल। तो सिमिलर टू बेसोफिल होती है, बेसोफिल के जैसा काम होता है, सिमिलर टू बेसोफिल सेल ऑफ ब्लड। स्ट्रक्चर में नहीं, फंक्शनली। मैं कह रहा हूं फंक्शनली, क्योंकि जो सब्सटेंस ये रिलीज करती है वही बेसोफिल रिलीज करती है। बट अंतर यह बेसोफिल ब्लड में पाई जाती है और मास्ट सेल कनेक्टिव टिश्यू में। ये भी लिख लो, बेसोफिल है, फंक्शन सेम है, लेकिन बेसोफिल है वो होती है ब्लड में पाई जाती है, जबकि मास्ट सेल है ये कहां पाई जाती है? आपके कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती है। वैसे ब्लड भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू तो है। ठीक है। सेम कैसे है? सेम इसलिए कि ये दोनों प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज करते हैं। दोनों क्या करते हैं? रिलीज ऑफ प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर। दोनों के दोनों प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को रिलीज करते हैं। ठीक है। मतलब कि केमिकल मीडिएटर, इनको बोलते हैं केमिकल इन्फ्लामेटरी मीडिएटर। कि जब भी कोई इनको एलर्जन दिखता है तो ये इन्फ्लामेशन कराने का काम करते हैं। एलर्जन दिखेगा, ये इन्फ्लामेशन के अंदर हेल्प कराएंगे, इन्फ्लामेशन कराने का ये क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है। इसमें मेन मेन जो सब्सटेंस ये रिलीज करते हैं वो है आपकी, एक तो होता है हिपैरिन, दूसरा है हिस्टामिन, नेक्स्ट है आपका सेरोटोनिन। ठीक है। तो आपको पता है कि ये सब केमिकल मीडिएटर और भी, इनके अलावा और भी केमिकल मीडिएटर ये रिलीज करते हैं। हिपैरिन एक केमिकल मीडिएटर नहीं है, लेकिन ये क्या करता है? ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। इन्फ्लामेशन के लिए ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ाता है। आप इन्फ्लामेशन को नहीं समझते अभी, क्योंकि इन्फ्लामेशन के 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। टेम्परेचर होता है ना, ऐसे 5 होते हैं। टेम्परेचर हो गया आपका, आपका पेन हो गया, आपका स्वेलिंग हो गया, रेडनेस हो गया और लॉस ऑफ फंक्शन हो गया। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि उनकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। एक यदि इनका हॉलमार्क फीचर देखें तो परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ये इसका हॉलमार्क फीचर होता है। तो उस परमेबिलिटी इंक्रीज होकर ब्लड सर्कुलेशन को जो बढ़ाने का काम होता है वो सॉरी वो हिपैरिन का होता है। ठीक है। तो ये सब हिपैरिन को, हिस्टामिन, सेरोटोनिन को रिलीज करने का काम होता है, वो कौन करता है? मास्ट सेल। जैसे कोई एलर्जन आएगा और वो मास्ट सेल को क्या कर देता है? इंड्यूस कर देता है। तो मास्ट सेल वहां से हिस्टामिन, सेरोटोनिन को रिलीज करता है। इवन एक और होता है इंपॉर्टेंट, ल्यूकोट्राइन। ल्यूकोट्राइन होता है, इनको ये केमिकल मीडिएटर इंफ्लामेशन कर देते हैं। जैसे आपके अस्थमा में, अपन बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे अस्थमा में, तो एक दवा आती है आपको पता है, जैफ्रेलुकास, मोन्टेलुकास। ये सब क्या करती है? मास्ट सेल को ही बंद कर देंगी। जैसे मास्ट सेल काम करना बंद कर देगी, आपकी हिस्टामिन, हिपैरिन ये सब बंद हो जाएंगे। ठीक है। आपको कोई एलर्जी नहीं होगी। ठीक है। तो अपन ये सब आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन ये मेनली कहाँ कहाँ पाया जाता है? एग्जाम्पल यदि अपन बात करें कि ये मेनली कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना
एक तो ये पाया जाता है स्किन में, ठीक है। आपको पता है ना स्किन में अपने काफी एलर्जी होती रहती है, थोड़ा सा सर्दी हुई, थोड़ा सा ठंड हुई, तो आपकी स्किन की जो मास्ट सेल है वो बहुत जल्दी क्या हो जाती है, सेंसिटाइज हो जाती है ना। तो वहां पे होता है। दूसरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तो आपको पता है कि आपके एक फेमस बीमारी अस्थमा की एलर्जी, जहां भी एलर्जी देखने को मिलती है वहां पे मास्ट सेल जरूर होगी। अस्थमा की एलर्जी आपको देखने को मिलती है, तो अस्थमा में भी तो क्या होता है कि मास्ट सेल जाके क्या हो जाती है, इंड्यूस हो जाती है। इसके अलावा जीआईटी, जीआईटी में आप सब जानते हो कि एक दवा अपन लेते हैं रैनटेक, या आप बोलते हो रैनिट्रिडिन। ये क्या करती है कि आपके जो गैस्ट्रिक एसिड बनता है, जो आपके पेट में बोलते हैं गैस बन गई, तो जो गैस्ट्रिक एसिड है या जो एसिड है उसका सिक्रेशन कहां से होता है, वो भी तो स्टामिन ही करता है। स्टामिन जाके प्रोटॉन पंप को इंड्यूस करता है, ठीक है। आगे जाके पढ़ेंगे तो वहां भी जीआईटी में भी एंटी स्टामिनेज दवा होती है, ये रैनिटिडिन है, वो एंटी स्टामिनेज दवा है, तो वो भी यही काम कर रही है। नेक्स्ट सीएनएस में भी पाई जाती है, और जॉइंट्स में भी एलर्जी होती है तो जॉइंट्स में भी पाई जाती है। तो मास्ट सेल है जो इन कनेक्टिव टिश्यूज में मास्ट सेल भी पाई जाती है। तो अपने वन बाय वन करके देखा कि अपनी बॉडी में 4 तरह की अपन ने क्या पढ़ी, सेल पाई जाती हैं, इनको अपन ने पढ़ा, ठीक है। अब एक टर्म और आती है, मैं बताना भूल गया, कि जो ये केमिकल मीडिएटर को रिलीज होते हैं ना, ये केमिकल मीडिएटर जो रिलीज होते हैं, रिलीज ऑफ केमिकल मीडिएटर, रिलीज ऑफ केमिकल मीडिएटर, जो केमिकल मीडिएटर रिलीज हो रहे हैं बाय मास्ट सेल, मास्ट सेल से, इस कंडीशन को एक नाम दिया गया है, और वो नाम क्या है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट करके लिख लेना। इन कंडीशन को एक नाम दिया है डी ग्रेनुलेशन। क्या बोलते हैं, डी ग्रेनुलेशन बोलते हैं। साथ में व्हाट इज डी ग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल, तो लिखना कि एनी एलर्जन व्हेन इंड्यूस द मास्ट सेल एंड मास्ट सेल रिलीज pro-inflammatory chemical mediator like heparin, histamine, and serotonin, non and cause inflammation, known as degranulation of mast cell। तो इसको बोलते हैं डीग्रेनुलेशन बोलते हैं, ठीक है।